जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे गुप्त काल में जो समाज, अर्थव्यवस्था, भूमि या समाज कैसा था, कला कैसी थी, संस्कृति कैसी थी गुप्त काल में। इसी से तो आपको पता चलेगा कि गुप्त काल आखिर स्वर्ण युग क्यों कहलाता है। क्योंकि जो हर एक चीज़ का जो उदय है, चाहे मूर्ति कला हो, चाहे कला हो, समाज हो, अर्थव्यवस्था हो, भूमि हो, हर एक चीज़ यहाँ पे उत्तम थी। ठीक है। हाँ, ये आप कह सकते हैं महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो वैसी ही थी। लेकिन हर एक चीज़, व्यवस्था हो, चाहे कला, संस्कृति, भूमि, नियोजन, अर्थव्यवस्था, समाज, हर एक चीज़ यहाँ पे इंक्रीज किया था, यानी कि आगे बढ़ा था। गुप्तकालीन समाज में जो परंपरागत रूप से 4 भागों में ही बांटा गया था, जैसे हर पहले भी जैसे ऋग्वेद में हुआ था, उत्तर वैदिक काल से ये वैसा ही चला रहा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ग में थे। ठीक है। स्त्रियों की स्थिति वैसी ही थी, न कोई श्रेष्ठ मतलब कुछ भी उनमें मतलब अच्छा उनकी स्थिति में नहीं हुआ था। इनफैक्ट और थोड़ा डावाडोल ही हुआ था। इनको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलते थे। स्त्रियों को गुप्त काल में भी संपत्ति में अधिकार नहीं मिलते थे। बाल विवाह का प्रचलन और बढ़ा था। ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि सती प्रथा का सबसे पहला जो साक्ष्य है वो 510 ईस्वी में भानु गुप्त के एरन अभिलेख से पता चलता है। ठीक है। जो कि गुप्तकालीन है, मतलब गुप्त काल में ही सबसे पहला सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, जो कि 510 ईस्वी में। और किससे पता चलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। गुप्त काल में वैश्याओं को गणिका कहते थे, मतलब वैश्यावृत्ति की जो वैश्याएं थी उनको गणिका कहते थे। और जो वृद्ध वैश्या यानी जो बूढ़ी हो चुकी थी उनको कुटनी कहते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ शब्द का अयोग्य मतलब उपयोग किया गया है। ठीक है। कायस्थ जानते हैं कि निचली जाति को भी कहा जाता है। इस आधार पर उसके बाद जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख सर्वप्रथम ओशनम स्मृति से मिलता है। ठीक है। गुप्तकालीन कृषि का विस्तार, वर्ण जो कृषि का जो विस्तार था उस काल में, उसकी जो जानकारी है वो बृहद संहिता एवं अमरकोश से मिलती है। मतलब अमरकोश और बृहद संहिता, ध्यान रखिएगा नाम। भूमि के कौन कौन से नाम हुआ करते थे उस समय में, यानी भूमि को कौन कौन से नाम से जाना जाता था? तो जो कृषि योग्य जो भूमि थी उसे क्षेत्र भूमि कहते थे। निवास योग्य जो भूमि थी उसे मतलब भूमि कहते थे। वास्तु आप जानते होंगे, वास्तुशास्त्र घर का जो बनाया जाता है, तो समझ जाइए जो वास्तु है वो मतलब निवास यानी कि रहने योग्य भूमि थी। क्षेत्र भूमि जो कृषि होता था, जहाँ पे चारागाह भूमि जहाँ पे जानवर चढ़ते थे, मतलब पशुओं के चारागाह के योग्य भूमि। खिल्य भूमि हम उसे कहते थे, ऐसी भूमि जो जोती योग्य मतलब जोतने योग्य ना हो, जो खिल्य हो। ठीक है। अग्रहत जंगल को कहते थे। गुप्त काल में जंगली भूमि को अग्रहत कहते थे। ध्यान रखिएगा। कृषि की जो जिम्मेदारी है वो महाअक्षपट्टलिक एवं कार्निक को दी जाती थी। ठीक है। ये मतलब 2 ये पद हुआ करते थे, इन दोनों को ही कृषि की जिम्मेदारी दी जाती थी। इस काल में जो सिंचाई के लिए जो प्रयोग किया जाता था वो था घटी यंत्र, और दूसरा था रहत या घटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था ये कृषि में सिंचाई के लिए। ठीक है। गुप्त काल में कृषकों को कुल 1/6 हिस्सा जो है वो कर के रूप में राजा को देना होता था। ठीक है। दसपुर, बनारस, मथुरा और कामरूप कपड़ा उत्पादन के लिए सबसे बड़ा मतलब केंद्र हुआ करते थे। ठीक है। बृहद संहिता में कम से कम 22 रत्नों का उल्लेख मिलता है। रत्नों को परखने की कला इस काल में अत्यंत उत्तम थी, यानी कि सबसे अच्छी थी रत्नों को परखने की कला। किस काल में? गुप्त काल में। वात्स्यायन के कामसूत्र में इस काल में 64 कलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। यानी कि वात्स्यायन ने जो कामसूत्र लिखा है उसमें कुल कितनी कलाएं हैं? तो 64 कलाएं हैं। जहाज निर्माण भी इस काल में सबसे बड़ा उद्योग माना जाता था, यानी कि उससे व्यापार में सहायता मिलती थी, इसलिए जहाज बनाना भी उस काल में बहुत बड़ा उद्योग, बहुत बड़े पैमाने पे बनाया जाता था।
गुप्त काल में व्यापार अत्यंत उन्नत स्थिति में था। आपको मैंने बताया ना, गुप्त काल में हर एक चीज अपने चरम पे थी, इसलिए गुप्त काल को हम लोग स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है। पाटलिपुत्र, वैशाली एवं ताम्रलिपि आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ठीक है। पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिपि, ये सब जो जगह है ना, ये व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। किस काल में? गुप्त काल में। इस काल में जल एवं स्थल मार्ग द्वारा मिस्र, फारस यानी कि ईरान, रोम, यूनान, लंका यानी कि श्रीलंका, बर्मा, सुमात्रा, तिब्बत, चीन एवं एशिया से व्यापार होता था। ठीक है। गुप्त में वैष्णव धर्म का यानी वैष्णव भगवान यानी कि विष्णु भगवान का वैष्णव धर्म में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की पूजा होती है। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि खूब उन्नति हुई, मतलब वैष्णव धर्म को बहुत बढ़ चढ़ करके प्रमोट किया गया, यानी कि और आगे बढ़ाया गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है वो देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर से प्राप्त होता है। देवगढ़ जो झांसी में है, देवघर से नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, देवघर झारखंड में है और देवगढ़ झांसी में है। और देवगढ़ के कौन से मंदिर से? तो दशावतार मंदिर से। ठीक है। सबसे बड़ा अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है। शैव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की भी इस काल में प्रोत्साहन मिला था, लेकिन सबसे बड़े पैमाने पर वैष्णव धर्म को बढ़ चढ़ करके प्रमोट किया गया, आगे बढ़ाया गया। ठीक है। स्थान विष्णु के 10 अवतारों में सबसे ज्यादा जो पूजे जाने वाले जो अवतार थे वो थे वराह, जो कि विष्णु भगवान का तीसरा अवतार है। ठीक है। जिसमें उन्होंने अपने वो वराह यानी कि सुअर का उनका रूप है और सींग पे उन्होंने धरती को उठाया हुआ है। ठीक है। और दूसरा कृष्ण को तो हम लोग सब जानते हैं, कृष्ण की पूजा की जाती थी, का प्रचलन था। ठीक है। यह कहा जा सकता है कि गुप्त युग में ही सबसे ज्यादा जो वैष्णव धर्म जो है ना, वो अपना पूर्णतः जो रूप है उसको निश्चित कर लिया था। ठीक है। कहा जा सकता है कि गुप्त काल के अत्यंत सनातन धर्म वैष्णव धर्म को ही कहते हैं, का रूप पूर्णतः निश्चित हो गया था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उस वक्त के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, सबसे पहला है दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ झांसी में है, मैंने आपको बताया था। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर के मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नगौद मध्य प्रदेश के है। पार्वती मंदिर नैना कुठार जो कि मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद शिव मंदिर भूमरा नागोदा मध्य प्रदेश के ही है। ठीक है। और एक है भीतरगांव मंदिर जो कि भीतरगांव कानपुर में यानी कि यूपी में है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का बाकी रह जाता है शिक्षा, साहित्य, विज्ञान जो कि और कला और संस्कृति जो है, हम लोग मूर्ति कला जितना भी अब बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड बाय।